चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, बस मैं स्टार्ट इस तरीके से करता हूँ कि रियली सॉरी कि प्रीवियस वीक में क्लास हम नहीं ले सके क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिस वजह से जो है मैं उसमें काफ़ी डिस्टर्ब था, कुछ बिज़ी था, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले सका पिछले वीक। तो आई एम रियली सॉरी, बट ये है कि इंशाल्लाह इस वीक हम लोग क्लासेस जो है अपनी लैब्स ख़त्म करके, क्योंकि बच्चों एक बात याद रखें कि 3 अगस्त तक मुझे आपके लैब मैनुअल के मार्क्स डालने हैं और इसके साथ-साथ मुझे आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स डालने हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको प्रोजेक्ट तो एज़ सच कोई करवाया है नहीं, या मैंने आपको कुछ कहा था कि प्रोजेक्ट करना है आपको, सो वी विल बी कंडक्टिंग अ ग्रैंड वाइवा इन रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी? अच्छा, अब इसमें मुझे थोड़ी-सी आप सबकी कोऑपरेशन की जो है ना ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ, तो इसमें ये कि चीज़ें जो हैं वो आसानी से फ्लो कर पाएँगी और ये है कि उस चीज़ को हम लोग जो है वो स्मूथली जो है आपकी लैब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समर लैब जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी? अच्छा, अब इसमें होगा इस तरीके से, क्योंकि हमारी 3 लैब्स रह गई हैं, तो जैसे मैं बता दूँ रुताबा भी अभी जॉइन किया है इन्होंने, तो आप लोग भी अपने बाकी सब क्लास मेंबर्स को जो भी नहीं आ सके या जो मसले हैं उनके, किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, डीएस का लैब का जो भी है, उसमें बेसिकली ये होगा कि जो हमारी लास्ट 3 लैब्स है ना, लैब 11, 12 और 13, ये जो थी बेसिकली प्योरली हार्डवेयर ओरिएंटेड लैब। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की वो इम्पोर्टेंट लैब्स थी जो बेसिकली हम लोग आपको लैब में करवाते हैं, तो आपको ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी तरीके से समझ आती हैं। बट क्योंकि हमारे पास एज सच उसके कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं है, क्योंकि हम लोग सर्किट देखें, सर्किट की डिज़ाइनिंग तो हम लोग कर ली, लेकिन अगर सर्किट ब्रेडबोर्ड पे हम बना रहे हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट हम लोग किस पे करी, हम लोग प्रोटीज पे कर ली और इस पे हमने उस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया, तो वो हमारे पास कुछ हद तक 90% जो है वो चीज़ें हमारे पास कवर हो रही थी और मतलब ये काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो हमने उसके रिजल्ट्स जो हैं वो समझ भी लिए, उसको हमने एनालाइज़ भी कर लिया, उसको हमने समझ भी लिया और उसको हमने पढ़ भी लिया। बट लैब 11, 12 और 13 बेसिकली ऐसी लैब्स हैं जो कि प्योरली हार्डवेयर ओरिएंटेड इस सेंस में है कि इसके अंदर आपको इंडक्टर्स और ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना वो आप सीखते हैं। हाथों से आप अपने खुद ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं लैब के अंदर, और इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर हम लोगों ने नहीं करवाया कोई चीज़। तो अब थोड़ा-सा इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़िंग काम इस तरीके से करना पड़ेगा कि मैं आपको लैब समझा दूँगा और इन लैब्स की मैं कोई टास्क नहीं माँगूँगा आपसे। छोटी-सी एक लैब रिपोर्ट होगी जिसमें मैं आपको बता दूँगा कि मुझे आपको क्या-क्या चीज़ें जो है वो जमा करवानी है। तो बेसिकली थोड़ा-सा इसमें एक मार्किंग का आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि कोई इसमें एज़ सच कोई टास्क है नहीं। अच्छा, एक और बात ये, क्योंकि 3 अगस्त के पहले-पहले मुझे आपके लैब के मार्क्स और लैब मैनुअल के मार्क्स और आपके जो प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं जिसको हम वाइवा कंसिडर कर रहे हैं, वो फाइनलाइज़ करने हैं। तो लैब 11 हम आज कर रहे हैं, लैब 12 और 13 मैं इंशाल्लाह कल करवा के एक दिन का गैप देके आपको थर्सडे को आपका एक बहुत ईज़ी सा सिंपल सा एक वाइवा कंडक्ट कर लूँगा। ठीक है? तो बेसिकली इसी वीक के अंदर हम लोग इन सब चीज़ों से फ़ारिग हो जाएँगे। और एक और चीज़ ये कि जो इन लैब की सबमिशन की टाइमिंग्स होंगी, क्योंकि बहुत आसान-आसान से टास्क होंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। तो जुम्मे तक इसकी बस हम ये कि सबमिशन की डेडलाइन रखेंगे, ताकि ये है कि आप लोग भी बस जल्दी से जमा करवाएँ और बस ये है कि मार्क्स वगैरह जो भी हैं वो हम लोग मुझसे ले लें। ताकि जुम्मे तक आपके पास लैब आपका वाइवा और लैब मैनुअल के मार्क्स जो है वो फाइनलाइज होके आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाए। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये आपके पास क्लियर हो गई, ये सब चीज़ें जो है ये आपके पास फाइनलाइज हो गई, लैब मैनुअल्स भी फाइनलाइज हो गए और साथ साथ जो है आपका लैब का वाइवा, दैट इज इन रिप्लेसमेंट ऑफ योर लैब प्रोजेक्ट। लैब प्रोजेक्ट मैंने नहीं कंडक्ट करवाया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं उसके जगह एक लैब वाइवा लूंगा। लैब वाइवा इंडिविजुअल होगा, ग्रुप में नहीं होगा। मैं एक जूम की मीटिंग जो है वो इनिशिएट करूंगा और होगा इस तरीके से कि मैं सबको कहूँगा कि क्लास इस ज़ूम की मीटिंग को ज्वाइन कर लें, रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी और जिससे मैं कहूँगा सिर्फ वही फिर जो है वो मुझे सवाल के जवाब देगा। मैं उसको कहूँगा कि अपना माइक अनम्यूट करे और सवाल का जवाब देता रहेगा वो, ठीक है? फिर जब वो सवाल का जवाब दे देगा, फिर उसकी मर्ज़ी है, वो क्लास को लीव कर सकता है या फिर वो वेट करे या लीव करे, इट इज़ अप टू यू। ठीक है जी? तो इस तरीके से हमारे लैब का वाइवा भी हो जाएगा और अब आपकी लैब मैनुअल की सबमिशन जो कि मैंने 30 जुलाई तक ऑलरेडी की हुई है, तो उसमें आप लोग बआसानी जो है वो लैब जमा करवा देंगे और जो आज के बाद आज और कल जो लैब्स होंगी वो भी बहुत सिंपल सी होंगी, तो वो भी हम लोग बस आराम से करके और जमा करवा देंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारा असल चीज़ है वो लैब एग्ज़ाम है। तो लैब एग्ज़ाम में थोड़ा-सा ये है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है, ईद के फ़ौरन बाद वाला जो हफ़्ता आएगा, क्योंकि ईद पड़ रही है सैटरडे को और संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे जो हफ़्ता आ रहा है, उसमें हम लोग कोई ऐसा फ़ीज़िबल
दिन डिसाइड कर लेंगे इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद के वेकेशन वगैरह होती हैं तो आप लोग सारे बिजी होते हैं, और ईद के 3 दिन में ज़ाहिर है किसी के घर कुर्बानी हो रही है, दूसरे दिन हो रही है, तीसरे दिन हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर मेरे घर भी दूसरे दिन होती है कुर्बानी, तो मैं उस लिहाज से फिर अपने आप को तैयार रखूँगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से उसी वीक में फिर हमारा जो है वो लैब का एग्ज़ाम हो जाएगा। लैब का एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न होगा उसके लिए मैं एक आपको या तो एक SMS कर दूंगा, या फिर मैं आपको एक अलग से एक जूम की एक मीटिंग कॉल करके उसका मैं आपको पूरा बता दूंगा कि भाई किस तरीके से लैब एग्जाम आएगा। लैब एग्जाम का अगर आपको तैयारी करनी है तो बस एक चीज़ मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि फॉर लैब एग्जाम्स के लिए उन लैब से फोकस लाजमी कर कीजिएगा जो सर्किट्स मैंने जिन सर्किट की वर्किंग सिमुलेशन मैंने LMS पर अपलोड की हुई है, जिन सर्किट्स की वर्किंग सिमुलेशन विद रिजल्ट्स विद ऑसिलोस्कोप वेवफॉर्म्स जो मैंने आपके LMS पे अपलोड की हुई है ना, समझ लें वो तो आपके लिए मैंडेटरी है, वो तो लाजमी आएंगी। कुछ लैब्स ऐसी थी जिनके सर्किट डायग्राम नहीं चल रहे थे तो उनको आप छोड़ सकते हैं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो आप मेरे पास नहीं चल रही तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि वो चीज़ आपके पास भी चले। एक और बात ये कि जो लैब्स जिनके अंदर जी जी, मैं सुंदर बिल्कुल इसी पे आ रहा हूँ। सुंदर आर्डिनो या जो और भी लोग हैं, आर्डिनो वाली जो लैब्स थी ना सुंदर, उसमें कुछ लैब्स जो थी वो चल रही थी, तो उसमें आप लोग टेंशन इस तरीके से ना लें कि मैं आपको कोडिंग वगैरह जो है ना सब प्रोवाइड करूंगा। आपको सिर्फ एक काम ही करना है कि अपने प्रोटियस में, अपना जो प्रोटियस आपके लैपटॉप्स में जो पीसीज में इंस्टॉल्ड है, उस प्रोटियस के अंदर ना आर्डिनो की लाइब्रेरी होना लाजमी है और आर्डिनो IDE का एक सॉफ्टवेयर होना लाजमी है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं देन आई कैन 100% क्लेम दैट आपके पास कोई मसला नहीं होगा आर्डिनो वाली लैब चलाने में, क्योंकि वो मेरे पास भी चलती है तो आपके पास भी चलेगी। ठीक है, बाकी बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, ये लैब्स भी हम लोग कर चुके हैं और बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने ये लैब्स की हैं, तो ये भी इंशाल्लाह जो है ये 100% आएंगी। बाकी थोड़े बहुत थ्योरी के सवाल आएंगे, बट मेरा मेजर फोकस जो होगा ना दैट इज टुवर्ड्स डिजाइन एंड सिमुलेशन ऑफ डिफरेंट सर्किट्स ऑन प्रोटियस, जो मैं आपको दूंगा टास्क। ठीक है जी, ये आपकी सारी कहानी हो गई लैब एग्जाम, लैब वाइवा दैट इज इन रिप्लेसमेंट ऑफ लैब प्रोजेक्ट एंड योर लैब मैनुअल्स। 3 अगस्त तक आपके लैब मैनुअल के मार्क्स और आपके लैब वाइवा जो कि लैब प्रोजेक्ट के बदले में ले रहा हूँ उसके मार्क्स फाइनलाइज हो जाएंगे। लैब के मैनुअल्स 30 नंबर के हैं और लैब का जो वाइवा है वो भी जो है वो 30 नंबर का है, तो 60 नंबर जो है वो आपके 3 अगस्त तक ईद के तीसरे दिन तक जो है वो आपका फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद वाले वीक में हमारा लैब का एग्जाम होगा। लैब का एग्जाम 40 मार्क्स का होगा, तो उस पर आपको अपना फोकस ज़्यादा रखना है। ठीक है जी सर वाइवा कब लेंगे, मतलब कोई डेट अभी फिक्स किया आपने? मैंने बताया वाइवा इसी वीक में लूंगा, थर्सडे को। ठीक है, उसमें वाइवा बहुत सिंपल सा होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बस जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, जो मैंने आपके साथ क्लास में बातें की हैं, थोड़ी बहुत सर्किट्स की, थोड़ी बहुत SCR की, SCR क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट, ये क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास रेक्टिफायर क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है, बक बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है, इस टाइप के सवाल जो है ना, थोड़े बहुत छोटे मोटे सवाल। मॉसफेट कंट्रोल डिवाइस है, मॉसफेट के अंदर बूट स्टैपिंग क्या, इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, थोड़े बहुत जो मैंने बातें की हैं, तो बस वो जहन रखनी है, जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे। बस ये सारे सवाल जो है मैं आपसे करूंगा और ये सारी चीज़ें जो हमारे पास जो है वो एग्जाम में आपके पास, सॉरी वाइवा में आपके पास आएंगी। और इसी टाइप के जो थ्योरी के सवाल हैं वो एग्जाम में इन फॉर्म ऑफ MCQs या थोड़े बहुत रीजनिंग सवाल जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने फाइनल पेपर अभी बनाया नहीं है आपका, बट लैब मैनुअल्स एंड लैब वाइवा इस वीक के एंड तक ईद से पहले पहले फाइनलाइज हो जाने चाहिए और हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, मैं वही बता दूं वापस कि मैं प्रीवियस वीक में लैब नहीं ले सका क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात या पर्सनल इश्यूज थे, तो इसलिए थोड़ा सा आपसे अपोलोजाइज करता हूँ कि आप लोग वेट कर रहे होंगे मगर मैं नहीं ले सका क्लास, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं उस वक्त प्रीवियस वीक में क्लास नहीं ले सका। बट इंशाल्लाह इस वीक में हम लोग सब चीज़ें कवर करके और आपका एक इंशाल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इसके अंदर। ठीक है जी, तो अब जो है मैं आज की लैब जो है वो स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाह करके। आज की लैब जो है मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होनी है, क्या होनी है। बहुत ही कोई, देखिए ज़ाहिर है इसमें कोई हमने बता दिया आपको कि इसके अंदर कोई ऐसा टास्क नहीं है। ठीक है जी, लैब नंबर 11 है,
लैब 11 में कोई टास्क एज सच नहीं है, बट जो चीज़ें मैं आपसे कहूँगा ना, बस मुझे इन फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट एक A4 पेपर पे आप लोग वो चीज़ें लिख कर, और इसका टास्क जब मैं इसकी सबमिशंस ऑन करूँगा लैब 11 की, तो आप इसमें वो चीज़ जमा करवा दीजिएगा। एक तरीके से ये आपके लिए बोनस नंबर या एक फ्री मार्क्स है, क्योंकि मैं इसमें एज सच कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करूँगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस लैब, जहाँ पर मैंने थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग रखनी है, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि किसने सर्किट्स खुद बनाए और किसने सर्किट जो है वो एक दूसरे के स्क्रीनशॉट छापा मारा है। क्योंकि जिसने खुद बनाया, मुझे पता है इस क्लास में कौन कौन चीज़ें खुद कर रहा होता है, कौन कौन क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उन सब बच्चों के नाम मेरे जहन में हैं, और वो चीज़ें जो है ना उनको बेसिकली मुझे पता होता है कि कौन बच्चा क्या किस स्टेज पे खड़ा हुआ है। तो अभी भी मेरे सामने अगर आप कहें कि मुझे किसको क्या ग्रेड आएगा, तो मेरे सामने कुछ क्लियर पिक्चर है, और ये एक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की क्लास की पिक्चर जो है वो अच्छी है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, हम लैब 11 कर रहे हैं। लैब 11 है बेसिकली डिजाइनिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर और डीसी टू डीसी कन्वर्जन। अच्छा भाई, अब आ जाए, हम लोगों ने डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इस सर्किट या इस बला का नाम हमने पहले भी सुन सके। भाई डीसी टू डीसी कन्वर्टर हम लोग अगर हम बात करें, तो भाई ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ कन्वर्टर्स या ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं जिनका इनपुट भी डीसी होता है और आउटपुट भी इनका डीसी होता है। डीसी का मतलब क्या होता है? ऐसी वोल्टेज या ऐसी करंट जो कि बायपोलर नहीं है, बट एक यूनिपोलर उसके अंदर बेसिकली नेचर होता है उसका। यूनिपोलर का क्या मतलब है कि या तो आया वो सिर्फ पॉजिटिव होनी है या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होनी है, दोनों नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डुअल पोलैरिटी नहीं आ सकती इसके अंदर सिंगल या यूनिपोलर होगा ये हमेशा। तो ये होता है बेसिकली डीसी वोल्टेज या डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा कि यार जो हमने प्रीवियसली लैब में डीसी डीसी कन्वर्टर्स पढ़े, डीसी डीसी कन्वर्टर्स की अगर हम बात करें तो तीन मशहूर जमाना डीसी डीसी कन्वर्टर्स हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से होते हैं? पहले होता है मेरे पास बक कन्वर्टर, दूसरा मेरे पास होता है बूस्ट कन्वर्टर, और तीसरा मेरे पास होता है बक बूस्ट कन्वर्टर। बक का मतलब ये होता है कि आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट। बूस्ट का मतलब होता है कि आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनपुट। बक बूस्ट का मतलब ये कि दोनों चीजें, बक और बूस्ट, इंक्रीज और डिक्रीज, हम एक ही सर्किट के जरिए अचीव कर सकते हैं बाय वेरिंग द ड्यूटी साइकिल। ये सब बातें हम लोगों ने पहले पढ़ चुकी हैं, आपको सिर्फ एक रिवीजन करवाई जा रही ताकि आपके जहन में वो चीजें आ जाए। ठीक है जी। तो एक ही सर्किट से अगर आपको दोनों प्रॉपर्टीज अचीव करनी है, तो यू जस्ट हैव टू चेंज द ड्यूटी साइकिल ऑफ द इनपुट स्क्वायर पल्स। और ड्यूटी साइकिल क्या होती है? ड्यूटी साइकिल मेरे पास होती है ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम, वेयर द टोटल टाइम इज द सम ऑफ ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम। ऑन टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जहां मेरे पास वेव अलाइव होती है या जिंदा होती है, या मेरे पास डिजिटली वन होती है। ऑफ टाइम कब होता है? जब मेरे पास डिजिटली जीरो है, या मेरी स्क्वायर पल्स जो है वो डेड हो गई है, या वो मर चुकी है, या जीरो आ गया वहां। ठीक है, क्योंकि डिजिटल वेव फॉर्म के अंदर दो ही स्टेट्स होते हैं, या तो वन होता है या जीरो होता है। वन का मतलब ये है कि आपकी वेव फॉर्म अलाइव है, जीरो का मतलब ये है कि आपकी वेव फॉर्म जो है वो डेड हो चुकी है। सही है। तो ये दो ही स्टेट्स मेरे पास डिजिटल वेव फॉर्म में होती हैं, और डिजिटल वेव फॉर्म को हम स्क्वायर पल्स भी कहते हैं, जो हम लोग बेसिकली मॉसफेट की गेटिंग पल्स, क्योंकि मॉसफेट को हम कंट्रोल डिवाइस कहते हैं ना, तो मॉसफेट के गेट सिग्नल में एक गेटिंग पल्स जाना लाजमी होती है। ठीक है जी। बट अब एक नया सवाल ये आता है कि भाई जो हम लोगों ने पहले डीसी डीसी कन्वर्टर्स हम लोगों ने बनाए भी, हम लोगों ने उसके सर्किट भी स्टडी किए, उसमें तो ऐसा कोई हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर या कोई ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अब एक बात बहुत गौर से आप लोग सुन लें कि जो पहले हम लोगों ने डीसी डीसी कन्वर्टर्स के सर्किट पढ़े, क्योंकि उसके अंदर कोई हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर मौजूद नहीं था, तो वो इतने एफिशिएंट या इतने इफेक्टिव नहीं थे। अगर डीसी डीसी कन्वर्टर्स को आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट और वर्किंग बनाना है, तो उसके अंदर एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी आना लाजमी है।
मगर अब ये थोड़ी सी बात कंफ्यूज कर रही है यहाँ पे यार। हम तो पढ़ रहे हैं डीसी डीसी कन्वर्टर्स, तो ये डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी का जिक्र कहाँ से आ गया? डीसी के अंदर तो कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। इस बात को इस तरीके से समझ लें या इसको ऐसे जहन नशी कर लें कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर तो है, इनपुट भी डीसी है, आउटपुट भी डीसी है, बट बीच के जो सर्किट के बीच के अंदर जो मामलात हो रहे हैं ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जिक्र आ गया, इसका मतलब ये है कि भाई अंदर डायरेक्ट डीसी डीसी भी कन्वर्ट नहीं हो रहा। पहले डीसी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं एसी के अंदर, पहले आप एक इन्वर्टर वाला काम कर रहे हैं, उसके बाद वापस उस एसी को डीसी में रेक्टिफाई कर रहे हैं। आई बात समझ? तो एक बात यहाँ पे जहन नशी कर लें कि जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं ना, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो होते हैं उसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है इन्वर्टर जो कि डीसी को एसी कर रहा है, क्योंकि देखें जो भी ट्रांसफार्मर जो होता है, या आप लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी पढ़ चुके हैं और मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि ट्रांसफार्मर्स कभी भी डीसी पे काम नहीं करते, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करवाना होता है ना, और फ्लक्स हमेशा ऑल्टरनेटिंग होता है, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। तो आपको एक ऑल्टरनेटिंग इनपुट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनपुट पर देना पड़ेगा। बट यहाँ तो हम बात कर रहे हैं डीसी टू डीसी, तो इसका मतलब ये है कि भाई डीसी टू डीसी कन्वर्टर तो सतही तौर पे हम बात कर रहे हैं। अगर इसके हम डेप्थ में जाएं या इसको और अंदरूनी तौर पे हम पढ़ें, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर इज एक्चुअली कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। पहले इन्वर्टिंग नेचर होता है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन हो रही है। समझ आ रही है? पहले डीसी कन्वर्ट हो रहा है एसी के अंदर, फिर एसी कन्वर्ट हो रहा है डीसी के अंदर। तो इस सारे प्रोसेस से जो ओवरऑल एफिशिएंसी है ना सिस्टम की, वो बहुत ज्यादा निखर के आ गई है या बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गई है। इसीलिए जो डीसी डीसी कन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो एक अहम रोल इस तरीके से अदा करते हैं कि ये सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करते हैं और इंक्रीज करते हैं। आई बात समझ? इस पॉइंट तक आकर किसी को कोई चीज या कोई बात अगर नहीं समझ आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। जो मैंने अभी थोड़ा सा आपके सामने एक बात कही है कि डीसी डीसी के, तो ये आपको चीजें समझ आई? कोई चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई हो? एनीथिंग, कोई मसला हो, कोई चीज हो तो मुझसे पूछ लें। नो सर, क्लियर। ठीक है, डीसी डीसी कन्वर्टर्स हम बात कर रहे हैं सतही तौर पे। अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसको अंदरूनी तौर पर स्टडी करेंगे, तो बेसिकली ये पहले इसको इन्वर्टर का एक्शन कर रहे हैं। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है? डीसी को कन्वर्ट करना एसी में। फिर एसी को हमने जब वापस डीसी पे कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया? रेक्टिफिकेशन। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है और इसके अंदर हमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का इन्वॉल्वमेंट लाजमी या इम्पोर्टेंट होगा ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। डिजाइनिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर्स इन्वॉल्व। अच्छा, अब आपको हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर अगर डिजाइन करना है, अच्छा पहली बात तो ये कि इंडक्टर आप लोग बहुत, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो इंडक्टर से वास्ता आप लोगों का बहुत पड़ा है। इंडक्टर, अगर मैं सिंपल टर्म्स में आप लोगों से पूछना चाहूँ कि डिफाइन इंडक्टर, तो कोई मुझे बता सकता है कि इंडक्टर क्या होता है? एनीवन? सिंपल टर्म्स में बताएं, क्योंकि आप लोगों ने ईएनए पढ़ा है, आप लोगों ने और कोर्सेज भी पढ़े हैं, तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा है, तो क्या इंडक्टर क्या होता है? सर, स्टोरिंग डिवाइस, स्टोरिंग। हाँ, वेरी गुड। किस चीज को स्टोर करता है? करंट को या वोल्टेज को? तो वो करंट को स्टोर करती है। हाँ, बेसिकली एक करंट कैरिंग कॉइल जो होता है ना, उसको हम कहते हैं इंडक्टर। और जब उस कॉइल में से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और दोनों ही मेरे पास
स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। कैपेसिटर मेरे पास वोल्टेज स्टोर करता है, तो इंडक्टर मेरे पास करंट स्टोर करता है। इंडक्टर का वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशनशिप होता है? V इक्वल्स टू L di अपॉन dt। ये सारी बातें प्रीवियस आप लोग पढ़ चुके हैं LCS में और चीजों में, तो जस्ट एक क्विक रिवीजन है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर की, डिजाइनिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर और ऑल टाइप्स ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर। डीसी डीसी कन्वर्टर की कितने टाइप्स है मेरे पास? 3 टाइप्स की होती हैं, बक बूस्ट या बक बूस्ट। involves selection of core material, core shape, core size and the capacity of current that can flow through wires। अच्छा भाई, अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर डिजाइन करना है तो कुछ पैरामीटर्स आपके जहन में होने चाहिए जिसकी बिना पर आप एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। पहला क्या है कि आप लोग को कोर मटेरियल, जिस कोर पर आपको वायर को बाउंड करना है, उसका मटेरियल की सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ऐसे ही कोई भी मटेरियल आप आपस में सेलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये इसकी क्या वजह है ये भी हम बताता हूँ मैं आपको। फिर कोर शेप आती है, किस शेप का कोर होना चाहिए, कोर का साइज इंपॉर्टेंट है, और कैपेसिटी ऑफ करंट जो कि वायर में से फ्लो कर सकती है। अब जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर मेड ऑफ फेराइट मटेरियल आर मोस्ट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर डिजाइन। अच्छा भाई, जो नॉर्मल, अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है एक, तो इसका मतलब ये सवाल बहुत आसान से है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब हम लोगों ने पढ़ी थी। इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब में जो ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने लैब 1, 2, 3 में यूज किए थे, वो उसका कोर किस मटेरियल का था और वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था? ये कोई मुझे बता सकता है? ये 2 सवाल है मेरे कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर यूज किया या जो हम कोर यूज कर रहे थे, उसका मटेरियल क्या था और वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था? एनीवन? सर कोर में तो उसके इंडक्टर लगा हुआ था। नहीं, इंडक्टर तो था, बट मटेरियल कौन सा था? स्टील था? सर ऑप्शन नहीं सर, याद आ जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल का जवाब दोगे, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? घरों में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है? घरों में जो मेरे पास वोल्टेज आ रहा है, उस वोल्टेज की, अच्छा पहली बात तो ये कि घरों में जो वोल्टेज आ रहा है वो AC है या DC है, ये बताओ पहले। जो आपके घरों में सॉकेट्स में जो वोल्टेज या करंट आ रहा है, इज इट AC और DC? कौन बताएगा इसका जवाब मुझे? सर डीसी है मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर DC होता ना मेरे भाई, सब एसी एसी कह रहे हैं, एसी। हाँ अगर DC होता ना तो खुदा ना खास्ता अगर आपको करंट लगता तो वहीं से बग जाते। क्योंकि DC क्या है, DC तो एक कांस्टेंट वोल्टेज है, वो अगर आपको पकड़ लिया ना उसने तो वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। आपके घरों में, आपके सॉकेट्स में आ रहा है AC ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट्स RMS, 310 वोल्ट्स पीक, और घरों में जो वोल्टेज आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अब घरों में हो चाहे यूनिवर्सिटी में हो, वोल्टेज 220 RMS और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही आ रही है। इसका मतलब ये कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्पेसिफिकली 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन किया गया था, और जो कोर हमने उस पर यूज किया था दैट वाज सॉफ्ट आयरन कोर। ये बातें जो है ना अपने जहन में रखें, क्योंकि ये छोटे छोटे पिन पॉइंट्स जब आप लोग बाहर इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप लोगों से यही बातें पूछी जाएंगी, और अगर आप लोगों ने ये जवाब वहां पे नहीं दिए तो एक तरीके से ये आपकी और आपकी जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है, ये दोनों के लिए ना एक बहुत ही शर्म का मुकाम होगा कि आपको, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपको ये नहीं पता कि आपके घरों में AC आ रहा है या DC आ रहा है, तो फिर आई थिंक यू नीड टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स वंस अगेन। सही है? तो घरों में क्या आ रहा है? AC आ रहा है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, RMS 220 है, पीक 310 वोल्ट है। क्लियर है? अब जो ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज कर रहे थे दैट वाज सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर स्पेसिफिकली 50 हर्ट्ज की साइन वेव को बर्दाश्त करने के लिए होता है। अगर उसी सॉफ्ट आयरन कोर वाले ट्रांसफॉर्मर में मैंने बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी कोई वेव दे दी
तो वो काम नहीं करेगा, वो उस चीज को खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि वो आपका जो एक्सक्यूज मी, वो जो आपका कोर है ना, वो उस हाई फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त करने के केपेबल ही नहीं है, वो आपके कोर को शॉर्ट कर देगा। आई बात समझ? इसीलिए कोर्स मेड ऑफ फेराइट मटेरियल आर मोस्ट सूटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर डिजाइनिंग। ये बातें ना अपने समझे कि पल्लू से सब बांध के रख लें, इस तरह वाली बातें। ये हाई फ्रीक्वेंसी जब भी हम बात कर रहे हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी कोई मामूली हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हम किलोज में मेगाज में जा रहे हैं। तो ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आपने सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लिया, ट्रांसफार्मर की सत्यानाश हो जाएगी, ट्रांसफार्मर शॉर्ट होकर खत्म हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग खराब हो जाएगी। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी के लिए फेराइट मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। यहां तक सबको ये बातें क्लियर हैं? चीजें अब याद आ रही हैं किस तरीके से आप लोग चीजें पढ़ते थे? सही है। अच्छा, फिर पॉइंट 3 पे आते हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर शेप्स, नेमली ई शेप। ई शेप आपके सामने ये वाले बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड ई शेप। फिर है टोरॉइडल विथ कट फॉर एयर गैप, इसको हम कहते हैं टोरॉइडल। इसमें ये जो कट है ये एयर गैप है, एयर गैप बेसिकली फ्लक्स के लिए जरूरी होता है। उसके बाद मेरे पास एंड वाला है पॉट, ठीक है। अब अगर आप ये हार्डवेयर में करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी विल फोकस ऑन ई टाइप कोर। However, the procedure for inductor design is same for all type of core। सारे के सारे चाहे कोई भी शेप ले लो, सारे के सारे का इंडक्टर डिजाइनिंग का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। In order to design inductor for a particular application, we must know the desired value of inductance and the value of current passing through it। In our case, इसने assume किया हुआ है इंडक्टेंस है 100 माइक्रो हेनरी, इंडक्टर का करंट है 1 एम्पियर, इंडक्टर का चेंज इन करंट है 0.4 एम्पियर्स, और जिस फ्रीक्वेंसी में ये काम कर रहा है वो कितनी है, 50 किलो हर्ट्ज। दैट इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 50 किलो हर्ट्ज इज नॉट नथिंग, दैट इज नॉट समथिंग स्मॉल। ये एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए आपको सॉफ्ट आयरन के बारे में तो आप भूल ही जाए। कौन सा यूज करना है आपको? यूज करना है फेराइट कोर का ट्रांसफार्मर। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं कि फॉर गिवन स्पेसिफिकेशंस कोर एरिया का प्रोडक्ट, कोर एरिया का प्रोडक्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। ये होता है L मल्टीप्लाई बाय इंडक्टर करंट मल्टीप्लाई बाय IRMS करंट डिवाइडेड बाय KW इंटू J मैक्स इंटू B मैक्स। अभी J मैक्स B मैक्स ये सब चीजें क्या है, ये आगे हम लोग देख रहे हैं। हेयर L क्या था आपके पास, इंडक्टेंस कितनी ली हुई है 100 माइक्रो हेनरी। IL आपने लिया हुआ है 1 एम्पियर, और IRMS इसने कैलकुलेट किया, वो भी मेरे पास 1 एम्पियर ही आ रहा है। लेट द कांस्टेंट्स विंडो फैक्टर बेसिकली विंडो क्यू फैक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि जो ई शेप टॉरॉइडल कोर है उसमें एक विंडो या खिड़की के टाइप का एक जगह बनी हुई है, एयर गैप, इसलिए यहाँ पे इसने KW क्या लिया है 0.35, एक कांस्टेंट वैल्यू है। करंट डेंसिटी ऑफ वायर J मैक्स क्या है, वायर की करंट डेंसिटी, ये मेरे पास पर मीटर पर एरिया कितना करंट फ्लो कर सकता है। और मेरे पास फिर फ्लक्स डेंसिटी बीटा मैक्स जो है, बीटा क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द फेराइट कोर, जो कि मेरे पास 0.2 टेस्ला आ गई। तो इसने इन सब वैल्यूज को ऊपर वाले फॉर्मूले में इसमें प्लेस किया, तो मेरे पास AP की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 476.2 mm की पावर 4। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड फेराइट कोर हुज AP वैल्यू। अच्छा, ये चीजें कुछ समझ अभी नहीं आ रही होंगी तो आपको कोई मसला नहीं है, ऐसा मैं पूछूंगा नहीं इसमें, बट इसमें जो मैं आपको बस जो टास्क दूंगा ना आपको एंड में इस लैब के, वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है जी। कोर एरिया, अच्छा अब AP हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, AP हमने ऊपर कैलकुलेट किया। AP जो है बेसिकली क्या था, कोर एरिया का प्रोडक्ट, दो चीजों का प्रोडक्ट है, वो है AC मल्टीप्लाई बाय AW, जहां पर AC क्या है, AC इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, क्योंकि ये वाली ग्रीन वाली चीज नजर आ रही है, एंड AW इज द विंडो एरिया। ये जो आपके पास पर्पल कलर की चीज है, दिस इज द विंडो एरिया,
जिसको हमने शो किया हुआ है AW से, और जो ग्रीन कलर की चीज है दैट इज योर कोर एरिया, जिसको हमने शो किया हुआ है AC से। अच्छा, अब अगर ये लैब आप लोग क्लास में करते हैं तो आप लोग वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर द वैल्यू ऑफ AC एंड AW करते हैं और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AP ऑफ द गिवन कोर। ठीक है, आपको लैब के अंदर एक कोर हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसी टाइप का। आप लोग वर्नियर कैलिपर से लेंथ और विड्थ निकालते, विंडो की भी निकालते और कोर एरिया की भी निकालते हो, इससे आप लोग AP निकालते हैं, क्योंकि AP क्या है, AC मल्टीप्लाई बाय AW। अच्छा, आप क्योंकि मेरे पास इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स या कह सकते हैं कि गुलाई होती है कि कितनी बार आपको टर्न करना है, तो वो टर्न्स कैसे निकालते हैं, वो टर्न निकालने का तरीका क्या होता है, N इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय IL अपॉन बीटा मैक्स इनटू AC। L इंडक्टर करंट है, L मेरे पास इंडक्टेंस है, IL मेरे पास इंडक्टर करंट है, बीटा मैक्स मेरे पास फ्लक्स डेंसिटी है, और AC मैंने ऊपर निकाला है जो मेरे पास कोर का एरिया है। ठीक है जी। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इंडक्टर कॉइल, जो इंडक्टर कॉइल आप यूज कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए, वो आपने यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद रिक्वायर्ड एयर गैप आना चाहिए, वो कितना होगा, वो आप कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो जब ये लैब में आप करते तो आपको ये सब चीजें जो है वो समझ आती हैं। और एयर गैप कैसे देते हैं, यहाँ पे बेसिकली इन दोनों को, ये जो बेसिकली दो कोड्स हैं ये हम आपको देते हैं, और एयर गैप के लिए आप एक पीस ऑफ पेपर इन दोनों के दरमियान ऐड करते हैं, तो वो बेसिकली एयर गैप को रेप्लिकेट कर रहा है या उसको हम रिजेंबल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये होता है आपका बेसिकली लैब का एक्सरसाइज, और आप जब एक दफा ये कर लेते हैं तो उसके बाद ये आप ब्रेड बोर्ड पर टेस्ट करते हैं इस तरीके से, और जो भी रिजल्ट्स हैं यहाँ पर उसको आप वेरी करते हैं। अब क्योंकि हमने ये काम यहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो अब समझ लें कि आपको लैब रिपोर्ट में क्या जमा कराना है वो आप देख लें, क्योंकि इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं, नथिंग। पहली बात ये है कि अब सारे के सारे बच्चे जो है वो सवाल नोट करें, मैं चैट बॉक्स के अंदर सवाल लिख रहा हूँ, ये आपकी लैब रिपोर्ट के अंदर आपको शामिल करने हैं। ठीक है, मैं आपके सवाल चैट विंडो पे लिख रहा हूँ, एक मिनट। पहला सवाल ये है, क्वेश्चन 1, डिफाइन द टाइप्स ऑफ DC to DC converters and explain their functionality। ठीक है, पहला सवाल आपके लिए ये है। क्वेश्चन 2 है कि define in detail the two important components involved in a DC to DC कन्वर्टर। ये हम पढ़ चुके हैं, ये लैब रिपोर्ट है आपकी। अच्छा, why do we specifically use ferrite core transformers and inductor cores for high frequency applications। ठीक है जी, 3 सवाल ये हो गए। अच्छा, using the numerical values given in lab 11 lecture या lab illustrate का मतलब draw and draw
a high frequency inductor in your copies with proper numerical labelings। ठीक है जी, जो आपको मैंने अभी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस दिखाई हैं वो सारे के सारे पैरामीटर्स आपको क्या करने हैं, पहले आपने अपने पेपर्स में एक ई कोर का ड्रॉ करना है, उस पर आपने बताना है कि भाई एरिया विंडो कितना आ रहा है, कोर एरिया कितना आ रहा है, फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, जे मैक्स कितना है, ये सारे के सारे क्वांटिटीज आपने आपने अपने फिगर पर ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करनी है। तो ये 4 सवाल हैं जो आपकी लैब रिपोर्ट में शामिल होंगे, फ्री के नंबर है, मुफ्त नंबर है, आपको बस ये चीज़ें आंसर करनी है और मुझे ये जमा करवानी है, और इसके डेडलाइन जो है वो मैं एलएमएस पे डाल दूंगा, वो जुम्मे तक की होगी। और जुम्मे को क्या तारीख है, जुम्मे को है आपके पास 31 जुलाई की डेडलाइन होगी ये स्लैब के टास्क की। बाकी लैब 12 और 13 इंशाल्लाह कल हम लोग कंप्लीट करके जुमेरात को आपका लैब का वाइवा होगा। तो लैब की वाइवा का जितनी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको कल इन डिटेल और समझा दूंगा। आज के लिए लैब इतनी ही थी, बाकी अगर किसी का कोई और सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई सवाल कोई मसला हो तो पूछ लें। ये पहले सवाल अपने पास वर्ड पे कॉपी कर लें, यहीं से कॉपी करें, इसको कंट्रोल सी करें, कंट्रोल भी करें, ताकि आपके पास ये सवाल सारे कॉपी हो जाएं। उसके बाद कोई सवाल अलग से है तो उनसे पूछ लें। सर बस या और कुछ अभी? नहीं, अभी इतना ही इस लैब के, क्योंकि बेसिकली ये मैंने बताया ना, ये लैब्स आपकी हार्डवेयर के लिए, अगर लैब में हम करते हैं ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो चीज़ें पढ़ाई हैं अभी से उस पर फोकस करें, तो आपके फ्यूचर के लिए काम आएगी। सर मल्टीसिम जो है, जैसे काफी हम मल्टीसिम यूज कर रहे हैं, प्रोटियस नहीं है, तो सर वो आर्डिनो वाली से हो जाएगी? क्या कह रहे हैं? मल्टीसिम से आर्डिनो वाली लैब हो जाएगी? मल्टी सिम से आर्डिनो वाली लैब? जी सर। मैंने यार की तो नहीं है, और मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। चलें सर, ठीक है, क्योंकि सर क्या प्रोटीन अभी डाउनलोड नहीं हो रहा? एक दो कुछ लोगों के पास नहीं है प्रोटियस, वो मल्टीसिम ही है, तभी कह रहा हूँ। अच्छा, मैं एक वैसे मैंने अगर आप लोग, मैं आपको एक रुक जाए, आपके इस सवाल का मेरे पास जवाब है। अगर आप जी लोग सर। एलएमएस पे जाए ना, तो आप लोगों की आसानी के लिए जो है ना, मैंने यहाँ पर जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल प्रोटियस किस तरीके से करना है ये भी कर दिया, और इसके अलावा ये मैंने यहाँ पर एक और लिंक भी डाला था। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। वो लिंक से डाउनलोड तो हो गया, पर वो वहीं पे ही, मतलब जो उसकी विंडो है ना प्रोटियस की आती है, वहीं हाँ, आके रुक जाता है। तुम्हारे पास डाउनलोड होता है, तुमने मुझे दिखाया था एक दफा, तुम्हारे पास डाउनलोड सर होता था। हो गया था, बिल्कुल हो गया था, पर सर उसके आगे नहीं बढ़ रहा वो। ऐसा खैर मैंने पीसी में करके देखा, उसमें भी यही इशू आ रहा था। अच्छा सर, मेरे साथ भी ना सेम इशू था, यही आप वाला जो लिंक है ना वो हाँ, डाउनलोड किया था और वो चल नहीं रहा था। और मेरे पास एक लिंक है जिसे हाँ, हाँ। मैंने डाउनलोड किया तो वो चल गया था। मैं तो आप शेयर यहाँ, कर देता हूँ अभी। आप मुझे एक काम कीजिएगा बासित, आप मुझे लिंक जो है ना वो, या तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, ताकि फिर मैं एलएमएस पे डाल दूंगा। ठीक है। चलिए ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। बाकी जी जी। आर्डिनो को किस तरीके से प्रोटियस में इंस्टॉल करना है वो भी लिंक यहाँ पर आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर एलएमएस पे मैंने आपको तकरीबन सब चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं, तो इसमें आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, नहीं कोई मसला होगा या कोई इशू होगा, तो इंशाल्लाह ये कि कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, चलें, कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। बाकी रावेल, आप मुझे इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग शायद हो रही थी, बट ये कि आप भी सेंड कर दीजिएगा। रावेल ने मुझे बहुत हेल्प किया है इस पूरे प्रोसेस में। बाकी मुझे सेंड कर दिया बासित ने लिंक, थैंक यू बासित।
मैं ये लिंक अभी डाल देता हूँ, बासित ने मुझे लिंक सेंड कर दी है। थैंक यू बासित। मैं लिंक अभी LMS पे शेयर कर दूंगा और आप लोगों को मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगा SMS के जरिए, ताकि कोई मसला ना हो आप लोगों को। ठीक है जी, चलें इसको फिर हम एंड करते हैं क्लास को। कोई और सवाल है किसी का? अटेंडेंस में लीनियंसी मैं दे दूंगा, क्योंकि जो कुछ फेमिलियर फेसेस ही हैं जो क्लास में आते हैं, तो मुझे पता है कि कौन आ रहा है और कौन क्लास में नहीं आ रहा। ठीक है जी, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।